हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले आज आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और किसी भी यदि हम उनके जीवन से कुछ सीख पाएँ तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी महापुरुष का यदि हम जन्मदिन को मनाते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं या उसके दिवस के रूप में कुछ किसी चीज़ का नाम रखते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं, तो उसके पीछे बहुत कारण होंगे तभी कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके जब कुछ स्तर पे पहुंचता है, कुछ अचीव करता है, तब जाके ये सारी चीज़ें उपलब्धियां उसके नाम दर्ज होती हैं। और आप यदि स्वामी विवेकानंद जी से यदि कुछ सीखना चाहें तो आप उनके यदि युवा जो उनके समय काल जो उनके कालखंड है, जो उनके समय उस समय के यदि कालखंड को आप देखिए, जहाँ पे यदि जैसा कि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है और होता ही है संघर्ष, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। यदि आप सब स्वामी विवेकानंद के जीवनी से या उनसे परिचित हो तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से उनका जीवन काल रहा। यदि इनके हम बचपन की नाम की बात करें तो इनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। और आपको शायद ही पता हो कि इनको विवेकानंद का नाम किसने दिया था। यदि पता हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बहरहाल आप विचार करेंगे तो सुन लीजिए कि इन्होंने किसने कहा था। बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप पूरा दिन मनाए होंगे, सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि किसने नाम दिया था। तो क्षेत्री के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं, इनको विवेकानंद नाम दिया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ एडिशनल फैक्ट्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। और आपको पता होगा 1896 में इन्होंने शिकागो में अपना पहला धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद ये फ्रांस गए थे, वहाँ पे इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया और अपने भाषण से, उद्बोधन से सबका दिल जीत लिया था इन्होंने। मतलब बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन थे। कभी इनके आप देखिएगा और उससे हमें सीखने को ये मिलता है कि यदि हम कोई भी चीज़, और यदि हम बात करें इस बार की थीम क्या थी, यदि राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम की बात करें तो थीम थी उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण थीम है और एग्जाम में पूछता भी है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें यदि इनसे कुछ सीखने की है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले ही कहा, संघर्ष। और आप यदि अपने आप पे विश्वास नहीं करते तो भगवान भी आप पे विश्वास नहीं करता। कम से कम कुछ आप बढ़िए तो कुछ ऊपर वाला भी बढ़ता है। जब आप ही अपने आप को पीछे खींच लेंगे तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफलता दिला पाए। पढ़ाई करनी है तो आपको करनी है, कहीं राजनीति करनी है तो आपको करनी है, कहीं ऑफिस में यदि वर्क करते हैं तो आपको करना है। हाँ, समय समय पे भगवान है और वो आपके लिए हमेशा, अगर आप कोशिश करते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा कदम बढ़ाता है और आपके जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में अपना योगदान देता है। लेकिन उसकी शुरुआत आपको करनी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसलिए। और आज युवा दिवस है इसलिए हमने थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दी। आइए आज हम अपने विषय को शुरू करते हैं, जो आज का हमारा विषय है। हमने कल आप सभी से बात किया था एसडीजी गोल्स, करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज कल थी उसमें हम सभी योजनाओं पे चर्चा कर रहे थे। तो उसमें आया था एसडीजी क्या होते हैं। एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। क्या एजेंडा 2030 है, सतत विकास लक्ष्य होते क्या हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और हर एग्ज़ाम में, किसी भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, लास्ट 2 इयर्स यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को देख लीजिए, या वनडे एग्ज़ाम को उठा के किसी को देख लीजिए, सभी में ये क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। और हम आपको आज बताएंगे ही नहीं, साथ में आप मेरे साथ याद करने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आइए शुरू करते हैं अपने विषय को। यदि उससे पहले आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी क्लासे में जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम डिलीवर करते हैं। ठीक है। और यदि चैनल पे आए हैं पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं तो पेन और नोटबुक को लेके बैठिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठते तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में समझ में नहीं आती, और लिखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो आइए अपने विषय को हम शुरू करते हैं। बात करें यदि हम सतत विकास लक्ष्य होता क्या है, तो वर्ष 2013 के पहले एमडीजी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो खत्म हुआ, उसके बाद एसडीजी गोल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2015 में यूनाइटेड नेशन जो महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 70वीं बैठक थी, उसमें 17 सतत विकास लक्ष्य को अंगीकृत किया गया था। जानने का प्रयास करते हैं कि सतत विकास लक्ष्य होता क्या है। सतत विकास लक्ष्य की यदि हम परिभाषा की बात करें, जो ऑथेंटिक परिभाषा है उसको ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण तथा विकास विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत ब्रिटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी। कौन सी कमीशन थे? ब्रिटलैंड कमीशन। कौन सा आयोग था? पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के तहत ब्रिटलैंड कमीशन था। उसकी जो रिपोर्ट थी 1987 के अनुसार कहा गया है सतत विकास लक्ष्य कि आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम संसाधनों का इतना दोहन न कर लें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको बहुत सारी संकटों का सामना करना पड़े। तो इसके लिए कहा गया हम अपनी आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए संसाधनों को का उपयोग, जो दोहन है उसको कम तो करेंगे, लेकिन हम वर्तमान जो अपना हमारी जरूरतें हैं उससे बिना समझौता किए, यानी ऐसा ना हो कि हम अपने को भी जो संकट में डाल लें और आगे के लिए भी व्यवस्था ना कर पाए। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम चीजों का उतना ही प्रयोग करें कि वो आने वाले समय में जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसके लिए लाभदायक हो और उसके लिए वो आवश्यकता की पूर्ति हो सके। जैसे आप जल को ले लीजिए, जिस तरीके से वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, आप देखिए आने वाली समय में यदि हम पानी को नहीं बचाते, जैसे सरकार का भी लक्ष्य यही है कि यदि हमें जल के दोहन को कम करना है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में पानी की जिस तरीके से किल्लत शुरू हो गई। आप देखिए आदमी सोचा नहीं था कि पानी बिकेगा। पानी आप देखिए आरओ का जो पानी आता है पैसे में बिकने लगा। तो पानी जब बिकने लगा तो आप सोचिए क्या किस स्तर पे हम जा रहे हैं। आदमी कल्पना तक नहीं किया था कि ये समय आएगा। तो सोचिए इस चीज को, कभी विचार करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो इसी के उद्देश्य से ये सारी इसको कहा लाया गया है कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम ऐसा बेहतर भविष्य छोड़ के जाएं कि वो भी सरवाइव कर पाए। ऐसा ना हो कि हम वन को इतना काट दें कि जो हमारे यहाँ कार्बन CO2 होता है, वो जो कार्बन सिंक की घटना होती है, जो कार्बन जो एक तरह से जो प्रदूषण हो रहा है, वो जो वन है वो उसको अवशोषित करते हैं, वो स्थिति ही ना होने पाए। इतना पॉल्यूशन बढ़ जाए, क्लाइमेट इतना डिस्टर्ब हो जाए कि आदमी सरवाइव ना कर पाए। अभी आप देखिए कोविड काल में जिस तरीके से स्थितियां हो गई थी, मास्क लगाने की, जो बच्चे छोटे थे लगातार मास्क लगा के क्या स्थिति हो गई थी। तो यदि वो सारी चीजों से निजात पानी है, पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा करनी है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत रहना है, तो ये सारे कदम हमें उठाने पड़ेंगे और हमारी सरकार लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। यदि हम बात करें क्या जो सतत विकास लक्ष्य है इसके क्या क्या, सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या इसमें 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। जो SDG गोल्स लगातार कहा गया 17 लक्ष्य हैं, तो आप मेरे साथ याद करने का प्रयास भी करिएगा। सबसे पहले है गरीबी उन्मूलन, ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन। दूसरा है भुखमरी। मैं आपको वर्ड्स कीवर्ड्स याद करा रहा हूं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे 17, अन्यथा बहुत टिपिकल होता है और समझ में भी नहीं आता, और एग्जाम में जब आता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सबसे पहले है गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है, देखिए सबसे पहले गरीबी, फिर है आपका भुखमरी, ठीक है। फिर ध्यान से सुनिएगा, गरीबी उन्मूलन। सबसे पहले यदि आप एक नॉर्मल से याद करने के तरीके से देखिए, सबसे पहले आप गरीबी उन्मूलन करेंगे,
आप कहीं सेट हो गए तो आप सोचते हैं पहले गरीबी खत्म हो जाए, फिर आप जब उससे ऊपर आते हैं तो फिर आपको लगता है कि भुखमरी खत्म हो जाए। मतलब जब पैसे आने लगते हैं तो गरीबी खत्म, फिर उसी के बाद आप देखिए जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो आप बहुत सारी चीजें खरीदने लगते हैं, खाने की आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो भुखमरी का उन्मूलन, जब आपकी भुखमरी की स्थिति सही हो जाती है, आप खाने की सरवाइव करने की स्थिति में आ जाते हैं, तब आप देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य यानी हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। और उसके लिए आप देखिए लगातार लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, ये सारी चीजें लेते हैं ना। तो सबसे पहले गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य बेहतर होगा तो चौथे पे आप आते हैं शिक्षा। जब हमारा हेल्थ अच्छा होता है तो हमारी पढ़ाई अच्छी होती है। हम एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए जब स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी तो आप जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वेल्थ पे आप काम करेंगे, तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भुखमरी गरीबी समाप्त करना। गरीबी कैसे, जब आप कहीं सही हो गए, सेट हो गए तो गरीबी खत्म। गरीबी खत्म, जब पैसे आने लगे तो आपकी जो भुखमरी की समस्या है वो खत्म। याद करने के तरीके से देखिएगा इसको, मेरा और कोई व्यूज नहीं है, आपको सिर्फ याद कराना है, उद्देश्य है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा भुखमरी, तीसरा है आपका स्वास्थ्य। जब भुखमरी समस्या खत्म हो गई तो आप अपने शरीर पे ध्यान दिए और स्वास्थ्य पे काम किए, तो तीसरे पे है बेहतर स्वास्थ्य। चौथे में बात करें, जब स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो आप शिक्षा के सेक्टर में गए कि हम पढ़ाई लिखाई भी कर लें, तो चौथा इसमें लक्ष्य है वो है शिक्षा। पांचवें पे बात करें, जब शिक्षा अच्छी हो जाएगी, सब लोग समान रूप से पढ़ लिख लेंगे, तो अगला आपका लक्ष्य लैंगिक असमानता, महिला पुरुष के बीच जो भेदभाव है उसको कम करना, महिलाओं को भी मुख्य धारा में जोड़ना। आप देखिए उसी के प्रति जो हमारी सरकार है अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी उसने पारित किया है, ठीक है, महिला आरक्षण भी जिसको आप कह रहे हैं उसको पारित किया है। तो आप इस चीज को भी, आप यदि आंसर राइटिंग कर रहे हो तो यदि आप इसको लिंक करते हुए चलेंगे तो आपका आंसर बहुत प्रभावी हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले आपका गरीबी उन्मूलन हो गया, फिर आपका भुखमरी समाप्त हो गई, फिर जब भुखमरी खत्म हुई तो फिर क्या हुआ, आपका बेहतर स्वास्थ्य हो गया, आपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। फिर जब स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो फिर आप शिक्षा में आए कि हम पढ़ाई लिखाई कर पाए। जब शिक्षा अच्छी हो गई तो आपका उद्देश्य क्या हो गया, लैंगिक समानता, महिला पुरुष भेदभाव को समाप्त करना। जब इसको आपने अचीव कर लिया तब आप आए स्वच्छ जल पे, कम से कम हमें जल भी तो अच्छा मिल पाए, ऐसा ना हो कि स्वच्छ जल ही ना मिल पाए तो फिर हम बीमार पड़ जाएं। तो स्वच्छ जल पे हमने काम किया। जब स्वच्छ जल आ गया, स्वच्छ जल बना कैसे रहेगा, कैसे बना रहेगा कि जब प्रदूषण कम होगा, तो सातवें नंबर पे आपका प्रदूषण आ गया। कैसे, और प्रदूषण मुक्त रहेगा तभी हमें सस्ती ऊर्जा मिल पाएगी। तो ध्यान रखिएगा सातवें नंबर पे क्या है, सस्ती ऊर्जा एवं प्रदूषण युक्त ऊर्जा। सबसे पहले आपका क्या था, गरीबी उन्मूलन। दूसरे पे आपका था जब गरीबी खत्म हुई तो भुखमरी समाप्त हुई, भुखमरी खत्म हुई तो हम स्वास्थ्य पे ध्यान दिए, स्वास्थ्य अच्छा हो गया तो हम शिक्षा पे बेहतर कर लिए, शिक्षा अच्छी हो जाए। जब शिक्षा बेहतरीन हो गई तो हम लैंगिक समानता पे ध्यान दिए कि महिला पुरुष जो भेदभाव है वो समाप्त हो। जब वो समाप्त हो गया तो हम बेहतर जल की तलाश में कि स्वच्छ जल मिल पाए, तो स्वच्छ जल याद रखिएगा, ठीक है, छठवें नंबर पे। जब जल हमें मिल गया तो हम चाहते हैं कि स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा मिल पाए। आप देखिए जिस तरीके से कोयले के माध्यम से, जिस तरीके से या अन्य ऊर्जा ये बहुत दिन नहीं चल पा रही है, जो गैर जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, तो उसके माध्यम से हमारा उद्देश्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार प्रयासरत होना। तो याद रखिएगा। अगली यदि बात करें, जब ये सब हो गया तो हम चाहते हैं अब समावेशी विकास हो। समावेशी विकास क्या होता है, हमारा सामाजिक क्षेत्र, हमारा आर्थिक क्षेत्र, हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र, वो सभी विकसित हो सके। तो समावेश, हर व्यक्ति बैंक से जुड़ पाए, सारी चीजें जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बैंक का योगदान हो पाए, उसको जो है जो पैसे हैं उसके वो भी बचत हो पाए। तो समावेशी विकास आठवें नंबर पे आ गया, समावेशी विकास। अब जब सब हो गया तो हम क्या कहें, इंस्ट्रक्शन भी हो ना, कंस्ट्रक्शन भी कुछ हो, यानी औद्योगिकीकरण, यानी उद्योग और नवाचार, बुनियादी ढांचा को बेहतर करने का प्रयास। आठवें नंबर पे आ गया आपका, नौवें नंबर पे बुनियादी ढांचा, ध्यान रखिएगा। बात करें 10वें नंबर पे तो समानता, 5वें नंबर पे क्या था, लैंगिक समानता, याद करते चलिएगा, और 10वें नंबर पे समानता, 5वें पे लैंगिक समानता, 10वें पे समानता। पहले पे क्या था, पहले पे गरीबी, दूसरे पे भुखमरी, तीसरे पे स्वास्थ्य, चौथे पे शिक्षा, 5वें पे लैंगिक समानता, 6वें पे स्वच्छ जल, 7वें पे सस्ती प्रदूषण युक्त ऊर्जा, 8वें पे समावेशी विकास, ध्यान रखिएगा। उसी तरह बात करें 10वें पे हमने बताया असमानता।
जो सभी लोगों में असमानता है, सभी की जो आय में असमानता है, वो सभी गरीबी का जो स्तर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा गैप हो रहे हैं, वो सभी को कम करने का प्रयास करना। अगली यदि हम बात करें कि आवास की, आप देखिए सरकार लगातार लोगों को आवास भी उपलब्ध करा रही। प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, जिस तरीके से लगातार सरकार कदम बढ़ा रही है। बजट में भी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग में अपने लिख देंगे तो आंसर अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर विवश होकर आपको नंबर जरूर देगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगली बात करें यदि हम 12वें की, जो एसडीजी गोल्स है, उत्तरदायित्वपूर्ण खपत एवं उत्पादन, जो कंजप्शन हो रहा है हमारे यहाँ, वो बेहतर तरीके से हो, ध्यान रखिएगा। अगली बात करें तो जलवायु परिवर्तन, जिस तरीके से जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए हमें रोकथाम के लिए, यानी जो जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से आप कोयले का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत जिंदगी लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो उसके स्थान पे जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको विकल्प के तौर पे बनाना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें तो समुद्री संरक्षण, समुद्र का भी संरक्षण हो। अब हमने सारी चीज पे तो बात कर ली मानव के, तो अब हम समुद्र पे भी बात करें। समुद्र में भी हमारे जल जीव जो जीव रहते हैं उनके लिए उनके संरक्षण का भी प्रयास करना। जब हम उनके संरक्षण के बाद प्रयास करने के बाद अगले पे बात करें तो हम स्थलीय संरक्षण की बात करेंगे 15वें नंबर पे। सबसे 13वें नंबर पे क्या है, जलवायु परिवर्तन। 14वें नंबर पे क्या है, 14वें नंबर पे क्या है आपका, समुद्री संरक्षण यानी जल संरक्षण। 17वें नंबर पे बात करें तो क्या है, स्थलीय संरक्षण यानी जैव विविधता का संरक्षण। वहीं हम बात करें यदि 16वें नंबर पे तो है आपका जवाबदेहिता, यानी जवाबदेही भी तो कुछ होगा। जब इतनी सारी चीजें हैं अगर वो फुलफिल ना हो पाए तो कोई जवाबदेहिता भी तो होगी। शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं बनाना, वो संस्थाएं जो यदि लक्ष्य पूरे ना हो पाए तो उसके लिए जवाबदेहिता हो कि क्या कमी रह गई, किस तरीके से समीक्षा हो पाए और कैसे आगे का कार्य क्रियान्वयन किया जा सके, तो उसके लिए कहा गया है। बात करें 17 नंबर पे तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो भागीदारी है हमारी, तो याद रखिएगा 17 लक्ष्य हैं। फिर से एक बार आप मेरे साथ याद करिएगा। सबसे पहले गरीबी, फिर भुखमरी, फिर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, गरीबी समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, फिर है आपका लैंगिक समानता, 6वें नंबर पे स्वच्छ जल, 7वें पे है प्रदूषण और सस्ती ऊर्जा, 8वें नंबर पे समावेशी विकास, 9वें पे औद्योगिक विकास यानी औद्योगिकीकरण यानी उद्योग और नवाचार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, 10वें पे है समानता, 5वें पे लैंगिक समानता है, 10वें पे समानता है, 11वें पे बात करें तो आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, 12वें नंबर पे यदि हम बात करें तो उत्तरदायित्वपूर्ण खपत एवं उत्पादन, 13वें पे बात करें तो जलवायु परिवर्तन, 14वें पे बात करें तो समुद्री संरक्षण, 16वें पे बात करें तो जवाबदेहिता और 17वें पे बात करें तो लक्ष्य हेतु जो हमारी भागीदारी है उसको बेहतर करना। ठीक है, तो ये 17 एसडीजी गोल्स हैं। अब बात करें क्या सरकार ने इसके लिए कुछ कार्य किए हैं, तो देखिए सरकार ने अभी हाल ही में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो यूएन सतत विकास ढांचा बनाया है 2023 से 2027 तक बनाया है। लक्ष्य क्या है इसका, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, इसके लिए 4 स्तंभ में 6 जो है पिलर, 4 स्तंभ बनाए गए हैं और इसके लिए 6 परिणाम क्षेत्र हैं। क्या क्या है, सबसे पहले पर्यावरण का संरक्षण करना, स्वास्थ्य और कल्याण हेतु बेहतर सुविधा मुहैया कराना, अगला है बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा को उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास उपलब्ध कराना, आर्थिक विकास, लोगों में आर्थिक विकास हो पाए उनके लिए बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनमें जो है लोगों को रोजगार देना, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार देना। अगली बात करें समुदाय एवं संस्थानों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें कि इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है, तो 193 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली बात करें एजेंडा 2030, इसको एजेंडा 2030 भी कहते हैं। इसमें क्या है, सतत विकास जो लक्ष्य है इसका उद्देश्य क्या है, सभी को न्याय, सुरक्षा, शांतिपूर्ण, समृद्धि और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना तथा पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से
समाविष्ट किया जाना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट किया जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें भारत के क्या अन्य कदम है, एक कदम ये मैंने बताया, आगे कदम क्या है, भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन, ठीक है, आधारित ऊर्जा से 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का प्रयास करेगा। भारत एसडीजी गोल 2030 तक क्या है, गैर जीवाश्म ईंधन से जो संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वनावरण से, यानी बहुत सारे पेड़ों के माध्यम से जो 2.5 बिलियन से ज्यादा CO2 के बराबर अतिरिक्त यानी कार्बन सिंक का निर्माण करेगा। जो हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उनके अवशोषण के लिए बहुत सारे वृक्षों को लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें ये जो आपके जो टारगेट्स हैं इसको उसमें लक्ष्य संदर्भित किया गया है। तो आप देखिएगा उस वीडियो को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने सतत विकास लक्ष्य को बहुत डिटेल में बताया, 17 गोल्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इसमें हर साल जो है रैंक दी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा वर्ष 2022 में यदि हम भारत की रैंक की बात करें, जहां भारत की रैंक 122 थी एसडीजी इंडेक्स 2022 में, वहीं वर्ष 2023 में यदि हम बात करें एसडीजी इंडेक्स 2023 में, तो भारत की जो रैंक है उसमें बेहतर तरीके से विकास हुआ है और भारत लगातार जिस तरीके से बेहतरी की ओर बढ़ रहा है उसमें भारत की जो रैंक है वो 112 हो गई है। यानी हम 121 रैंक पे थे और अभी हमारी रैंक कितनी हो गई है, 112। 121 थी पहले और अब कितनी है 2023 में, 112। यदि बात करें टॉप 3 देश की, टॉप 3 कंट्री की, सबसे पहला है नाम है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, एसडीजी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सबसे पहली बात करें भारत इसमें रैंक की टॉप 3 के में, तो फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे आपका स्वीडन है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। भारत की रैंक की बात करें तो जो भारत की रैंक है वो 112 है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, यदि समझ में आ रही हैं तो चैनल पे बने रहिए इसी तरीके से, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।